टीवी मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है और हर तरफ बजट की ही जो है धूमें मची हुई हैं। वफाकी बजट आया, आज पंजाब का बजट आया, कल सिंध का बजट आया। एजाज़ो शुमार का गोरा गंदा होता है और मैं तो कभी नहीं समझ पाया, कोई बरसों से इसको कवर भी कर रहा हूँ, खुद असम्बली के बाहर, असम्बली के अंदर। और लेकिन आज हमने सोचा ज़रा एक सिग्निफिकेंट जो पहलू है इसका वो देखा जाए। यानी यकीन मजमूई बजट तो बात करेंगे कि जो हद रिवायत मैंने कहा शौकत तरीन साहब ने पेश किया, अपोजिशन ने हंगामा किया और उस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन एक डिफेंस बजट है, उस पर ज़रा मैं चाहता हूँ ज़रा हाईलाइट किया जाए कि वो परसेप्शन ये है कि जी फ़ौज को बजट का बहुत ज़्यादा खा जाती है जो उसका हिस्सा जो है। हाँ, थोड़ा सा पंजाब असम्बली भी चलेंगे, लेकिन एक अरसे बाद आज मेरे साथ शरीक मेज़बान हैं डॉक्टर हुमा बकाई। डॉक्टर हुमा बकाई साहब, जब मैं इंडस या CNBC या फिर जहाँ जिस चैनल में आगाज़ करता हूँ, इस बार भी क्योंकि कोरोना के सबब नहीं कर सका। डॉक्टर साहब, एक तो थैंक यू, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाई। बड़े बड़े पढ़ती हैं, देखती हैं आप? बजट किसी माशी एक्सपर्ट के तौर पे तो नहीं कमेंट कर सकती, लेकिन जब बजट की अगर बिजली गिरती है तो फिर मसला तो हमें भी होता है। लेकिन आप लोग इसलिए ज़्यादा पता है घर का भी तो बजट रहती है। घर का भी बजट, लेकिन ये कि मतलब मैं माशी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक आम आदमी की तरह जिस तरह बजट का इंतज़ार होता है वो रहा। और ओवरऑल तो ऐसा ही लगा कि शायद बैलेंस्ड, प्रो पीपल, प्री इलेक्शन बजट है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये जो हमें बताया जाता है कि 8 खरब इतने का हुआ, 6 खरब का ये हो गया, 4 अरब इतने का डेफिसिट हो गया, डेवलपमेंट पे इतना खर्च होगा, ये होगा। हम अगर उसको ग्राउंड पर आएँ तो सॉरी टू से अभी चले, अब पहली बार ये है कि डॉक्टर जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट था, उसके लिए अब तो खैर बहुत ज़्यादा रख दिया गया। उस वक्त करा ये जो बजट रखा गया था, तमाम MNAs को 5-5 हज़ार फॉर्म दे दिए गए। उनका जो भी बजट था, और यकीनन उस वक्त 2011 में जब शुरू हुआ तो मैं नहीं समझता कि लोगों को मिले होंगे। देखा है यही गया कि 70 हज़ार रुपये बांट दिए गए MNAs को। अभी मुझे याद है लास्ट डॉक्टर हफीज़ शेख मेरे साथ थे, तो मुझसे कहने का आप मुझसे क्यों पूछते हैं, आप नवाब असलम रईसानी से पूछें कि हमने 5 साल तक एक MPA को 25 करोड़ रुपए दिए, उन्होंने 1 अरब 25 करोड़ में बलूचिस्तान में क्या बनाया, आप हमें क्यों पकड़ते हैं? देखिए मुजाहिद, मुझसे ज़्यादा आप ये बात समझते हैं। अव्वल तो मेरा और आपको और मुझे और हर फहम रखने वाले आदमी को ये बात पता है कि मईशत अकेली कुछ नहीं होती, पॉलिटिकल इकॉनमी होती है। और ये जो है ये बिल्कुल सियासी रिश्वत थी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ रखने के लिए। और जितनी फ्रेगमेंटेड गवर्नमेंट होती है, जितनी कमज़ोर हुकूमत होती है, उसे अपने अलाइज को साथ रखने के लिए उसके पास क्या हल है? उसके पास यही तरीक़ेकार है। PTI ने ये कोशिश की थी कि इस ट्रजेक्ट्री से अपने आप को अलहदा रखेंगे, लेकिन इन द एंड वो भी इस सियासत में एक दूसरा पहलू उसका अगर देखें आप कि हमारे दोस्त जो हैं, जब 18वीं तरमीम पास हुई, रज़ा रब्बानी साहब चेयरमैन सेनेट हुए, और जो जिन्होंने बिल पास किया था उन्होंने बड़ा जश्न मनाया, सेलिब्रेट कर, बल्कि उनको तमगा निशान मिलने चाहिए थे, बल्कि तमगे वगैरह मिले। कि उसके बाद उन्होंने कहा जी वफाक ने अपना सब कुछ तो प्रोविंस को दे दिया, एजुकेशन, हेल्थ बड़े बड़े हुए, और वो कहते थे कि जी अब जैसे सिंध गवर्नमेंट है। इसके बावजूद अगर आप ये देखते हैं कि अगर वफाक ने सिंध को दे दीजिए, हम ये कहते हैं ना कि हम जो है कराची कमा के देता है जनाब 60% रेवेन्यू का, तो अब सिंध जैसे उसको मिला या बलूचिस्तान को मिला, अब तो वफाक के बाद बहुत कम रह गया ना। तो उसमें माशाल्लाह सिंध देख लें। तो इसमें ये जो मैं फिर ये कहता हूँ, आप ये कह रहे हैं माशाल्लाह सिंध देख लो क्या देख लो तो ये जो मैं इस कहता हूँ कि ये वाला 18वीं तरमीम भी होगी। मेरा कहना मकसद ये है कि ये जो आइन में आप भले ये कह भी दें हमने इतना एलोकेट किया, बजट में आप ये कह भी दें कि हमने इस मद में इतना दिया, वो हमारे यहाँ आम आदमी तक क्यों नहीं पहुँचता? जबकि खुद शौकत तरीन साहब ये कहते हैं 2 करोड़ 70 लाख मज़ीद बेरोज़गार हुए कोरोना के दौर में। तो आप जी देखिए, बहुत सारी सियासत है, बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन सबसे अहम बात तो ये है कि जो हमारी सियासी लीडरशिप है वो क्या वाकई प्रो पीपल है? कौन सी हुकूमत है जो ये कहती है कि मैं प्रो पीपल बजट नहीं लाया, या मैं गुर्बत को कम नहीं करना चाहता, या मैं गुर्बत के कमी के लिए लोगों की आसानी नहीं करना चाहता? मुझे बताएं, एक हुकूमत, आपने कितने बजट कवर किए होंगे आज तक? कौन सी हुकूमत आई और उसने कहा कि हम प्रो पीपल्स बजट नहीं लाए? लेकिन आम आदमी की तो मसाइल कम नहीं हुए। आज उन्होंने बेसिक तनख्वाह 20,000 कर दी। हर चैनल पर यह सवाल है कि 20,000 में घर चला कर दिखाइए। लेकिन सवाल ये है कि क़ुव्वत ख़रीद, इन्फ्लेशन,
अनएम्प्लॉयमेंट वाली ग्रोथ हम देख रहे हैं या हम कैपिटलिस्ट पैराडाइम की वर्ल्ड बैंक IMF डिक्टेटेड ग्रोथ देख रहे हैं? एक मसला आज की ग्रोथ का ये है कि जॉबलेस ग्रोथ है, ग्रोथ हो रही है, नंबर्स अच्छे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर स्ट्रांग हुआ, बैंक्स जो हैं उनके पास बहुत कैश है, लेकिन प्रो पीपल ग्रोथ नहीं है, प्रो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब आपसे कहा भी था कि मैं आज एक खास सब्जेक्ट को डील करना चाहता था, क्योंकि ये बहुत हमारे यहाँ परसेप्शन रहा और मैंने बड़े एक मुमताज़ माहिर मशीद डॉक्टर फ़ारूक सलीम से इस्तिफ़ादा हासिल किया कि डिफेंस बजट हमेशा ये कहता है जी पाकिस्तान का जो है फ़ौज खा जाती है, फ़ौज ले लेती है। तो पहले तो मुझे लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल नईम लोधी साहब ने भी ज्वाइन किया है, लेकिन ज़रा एक नज़र डालते हैं जो बजट, मैं तो वैसे भी इसको गोरख धंधा कहता हूँ कि दिफाई बजट की असल में हकीकत क्या है। डॉक्टर साहब अगर ये देखें तो मेरे सामने जो इदारा शुमार में चंद ही दूंगा कि जो 8,470 अरब में जो हमारा टोटल बजट है उसमें हमारा दिफा का बजट है 1,1370 अरब। फिर जनाब ये इस तरह ये जो हमारा टोटल बजट है उसका ये डॉक्टर साहब शायद 16% बनता है। फिर हमारा इंडिया, क्योंकि हम इंडिया से लड़ते भी रहे हैं, कंपेयर भी करना चाहिए, वहाँ पर डिफेंस का बजट है तकरीबन $73 बिलियन। पाकिस्तान में है उसका $8.7 बिलियन। और ये भी याद है कि हमारी जो है वो दुनिया की 10वीं बड़ी फ़ौज है, अफगानिस्तान में भी हम इंगेज रहे। फिर अगर देखें कि जी करें तो उसमें भी फिगर बहुत फ़र्क है। ये तो हुआ, लोधी साहब से आप भी सवाल कर सकती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो आप दिखाते हैं कुछ और मद से भी आता है, कुछ और क्या ऐसा है? और दूसरे हम तो डिपेंड करते रहे हैं वाशिंगटन पर, ज़्यादातर हम अपने खासतौर डिफेंस बजट पर हम उन्हें बेस देते रहे हैं, उनकी अफगान लड़ाई लड़ते रहे हैं और पास में हमारा अब से नहीं 30 साल पहले से। लोधी साहब को शरीक गुफ्तगू करें। बिल्कुल करें, मैं भी सवाल पूछूंगी, आप भी सवाल पूछें। तो आज आप पहले सवाल कर डॉक्टर साहब। मेरा तो लोधी साहब से बस एक ही सवाल है। लोधी साहब जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जनरल साहब? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। बस लोधी साहब एक सवाल है, कुछ शायद ऑडियंस के जहन में भी क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि जब हम बताते हैं ना कि इतना % गया डिफेंस के लिए, इतना अखराजात हुए, तो उसके साथ एक पैरेलल सवाल उठता है कि जो बहुत सारे खर्चे हैं या बहुत सारे जो अखराजात हैं फ़ौज के, वो सिविलियन बजट में चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंशन सारी जो हैं रिटायर्ड लोगों की आपकी, वो सिविलियन में फैक्टर इन हो जाती हैं। फिर उससे भी बड़ा सवाल जो लोग इस हवाले से कमेंट करते हैं, वो उनके जहन में ये होता है कि जो नॉन कॉम्बैटेंट एक्सपेंडिचर है, हमारे पास 2 बॉर्डर्स हैं, हम डबल स्क्वीज़ में हैं, अफगान बॉर्डर है, इंडियन बॉर्डर है, लेकिन सवाल ये है कि जो नॉन कॉम्बैटेंट एक्सपेंडिचर है हमारा, बहुत लोगों का ख्याल है जो इतने बड़े बड़े कैंट्स हैं और जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है और जो छावनियाँ हैं, मतलब ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की समझिए बखियाजात है ना, तो क्या आज भी हमें हर चंद कदम पे जनरल साहब मेरा पहले आज आपने पैदर पे उन पे इतनी गोलाबारी की है। नहीं बड़े अच्छे सवाल आपने ये सवाल जरूर पूछने चाहिए, इसलिए कि ताकि लोगों के जहन में जो अभाम है उसको दूर किया जाए। देखिए बहन, आप एक तो ये ठीक कह रही हैं कि जो पेंशन है वो दफाई बजट का हिस्सा नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि फौजी अगर रिटायर भी हो जाए और वो चाहे कुछ भी कर ले, जितना मर्जी साबुन से नहा धो ले, जो मर्जी कपड़े पहन ले, वो दिफाई में काउंट किया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए वफाक का बजट है, अब जो लोग मिसाल के तौर पे रिटायर होते हैं पुलिस से या रिटायर होते हैं डाकखाने वाले महकमे से या रेलवे वाले महकमों से, तो फिर हम क्या कहें कि उन सबको उसी रेलवे के बजट में डाला जाए। जो वफाकी पेंशनर्स का बजट है वो तमाम महकमों का जो है वो उसके असल बजट से हटकर है, ऐसे ही फौज का है, और वो फिर मर्जी आप उसको जैसे भी कर ले। देखिए 2 एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो कि दफाई बजट में नहीं है। एक है जो FC पर खर्च होता है, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के बजट में जाता है, तो वो भी आपको देखने में यूनिफॉर्म लोग लगते हैं, वो नहीं। दूसरा आपने ये सही कहा कि ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो 16.1% या जितने भी बनता है इसका बजट का हिस्सा जो आर्म फोर्सेस को जा रहा है, फौज को नहीं, आर्म फोर्सेस को, उसमें से जो फौज को जा रहा है वो सिर्फ 7% है। यानी कि 16% में से 7% फौज को जा रहा है, बाकी एयरफोर्स, नेवी और जो बाकी फौज के साथ इंसिलरी है वो इसका जानना बहुत जरूरी। फिर अब ये देखिए कि अगर पिछले 3 साल से कोई चीज़ बढ़ाई नहीं गई,
तो जो इन्फ्लेशन का है इम्पैक्ट, वो तो आपको पता है, इन्फ्लेशन तो कभी 8-7% से कम नहीं हुई, और आपको पता है डबल डिजिट में भी गई है इस साल। तो वो अगर तनख्वाहें बढ़ी हैं तो 10% बढ़ी हैं। तो मेरा ख्याल फौज को शिकायत कोई नहीं है, फौज को शिकायत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे पूरी कौम शिकायत कैसे होगी लोधी साहब? एक जो लोधी साहब लोधी साहब शिकायत हमें ये है कि डॉक्टर साहब एजुकेशनिस्ट हैं, तो एजुकेशनिस्ट की या चले मीडिया की होती है, आपकी सोसाइटी क्यों नहीं है? और अगर आपकी सोसाइटी भी होगी तो आपका प्लॉट कितने का होगा? ये जो एक डीएचए जो खुला, फिर बैरिया खुला, फिर फैजिया खुला, फिर इनकी जो जमीनों की जो प्लॉटों की कीमतें हुई, और फिर जो कहते हैं कि जो अंग्रेज के ज़माने से जो एक चला आ रहा है कि जी जो हवालदार होगा उसको 1 एकड़, और कर्नल कैप्टन को इतना, और कर्नल को इतना, और ब्रिगेडियर को इतना, और कमांडर को इतना। तो ये कहते हैं कि जी ये जो एक इसके नाम पर अब हर एक ने डीएचए खोल लिए, वो तो यही समझते हैं। और फिर देखें अब तो कोर्टों में केस आने लगे। तो हमें ये हकीकत बता दें कि ये डीएचए यानी अगर वाकई वो लोग जो शहीद हुए कौम की खातिर, वाकई जिन्होंने खिदमत की, उनको देने चाहिए, वो खिलाड़ियों को भी मिलते हैं। लेकिन ये जो एक डीएचए की जो एक पूरी मशरूम ग्रोथ चली है। फॉर एग्जांपल मैं लोधी साहब अगर ऐड करूं, अगर आप कराची की गवर्नेंस की बात करें ना, अभी बारिशें आ रही हैं, तो आपको जो भी केएमसी वाले हों या किसी हद तक जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो आपसे ये कहेंगे कि जी हमारा तो कंट्रोल ही पार्शल है, क्योंकि आधे से ज्यादा इलाका तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। मतलब ये वाकई ये वो सवाल है जिसका दिल चाहता है कि हमें क्लैरिफिकेशन मिले। आज हम बजट से उससे रिलेटेड बात करेंगे। जिस दिन आप मुझे बुलाएंगी रेलवी साहब, जिस दिन कहेंगे मैं आऊंगा, और आप जरूर ये सारे सवाल करें कि ये क्या है, डीएचएस कैसे चल रहे हैं, और पाक फौज के क्या रिलेशनशिप है गवर्नमेंट के साथ और सिविलियन के साथ, और क्या, वो बिल्कुल मैं उस पर बात करने को तैयार हूँ। एक बात जो जिमनन बात की है रेलवी साहब ने, उस पर मैं ये कहूँगा, देखिए 2 चीज़ें ऐसी हैं, एक फौज के एक्सपेंडिचर और एक जो आप अपने कर्जे उतारते हैं। उसमें मेरा ख्याल है कि 18वीं तरमीम में जो थोड़ा सा सुकम रह गया है वो ये कि ये सबको शेयर करने चाहिए। ये आप सीधा सिर्फ वफाक पर डाल दें, पूरे यानी कि जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फौज पूरे मुल्क का दिफा कर रही है, जब आप कर्जे ले रहे हैं तो पूरे मुल्क पर तरक्की के लिए बांटे जा रहे हैं, और जब देने की बात हो तो सारे सूबे हाथ फेंक दें और कहें जी ये आप करें, आपका काम जाने। ये बात नोट करने की है, आप अपने पास रख लें। डीएचएस के बारे में मैं आपको बता दूं, डीएचएस का जो जितना भी अमला है, नहीं, अब तो हर 2 डीएचए 3 डीएचए, हैदराबाद तक डीएचए, जामशोर तक ये, इधर डीएचए उधर डीएचए। सॉरी, देखिए आप पहले मेरी एक बुनियादी बात सुन लें कि अगर पाकिस्तानी फौज दुनिया के 10वें नंबर पर है अपने प्रोवेस के लिहाज से, अपनी ट्रेनिंग के लिहाज से, अपने मोराल के लिहाज से, इस चीज़ को आप एक साइड पे रखें। फिर जो खर्चा पर हेड आता है फौज पर, उसको आप दूसरी तरफ रखें। अगर हम अपने जवानों को, अपने जेसीओस को, अपने ऑफिसर्स को ये प्लॉट ना दें, ये ज़मीनें ना दें जो कि हम 10 साल के बाद सर्विस के बाद, 15 साल की सर्विस के बाद, 20 साल की सर्विस के बाद देते हैं, ये आप अपनी फौज को इतनी चमकदार नहीं रख सकते मेरे भाई। ये जिनके इनके साथ भी पेट लगे हुए हैं, इनके बच्चे भी स्कूलों में जाते हैं, इन्होंने भी अपने बच्चों की शादियां करनी होती हैं। फिर आप तलाश करते फिरेंगे कि कोई आके भर्ती हो जाए और कोई भर्ती नहीं होगा। तो ये सारे जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत नहीं भर्ती हुए, ये इसको एक प्रोफेशन भी समझते हैं। तो जब आप देखते हैं तो आप इसको मुवाजना किया कीजिए कि बाकी फौजें किस तरीके से मेंटेन हो रही हैं और आपकी फौज कैसे मेंटेन, बजाय इसके कि आप शाबाश दें कि फौज अपने वसाइल से, अपने चीज़ें का काम करके अपना मोराल हाई रखती है, आप उल्टा उसको तनकीद करते हैं। जब आपको ये कहा जाए आप रहना कहाँ चाहेंगे, आप कहेंगे जी मैं डीएचए में रहना चाहूँगा। आप किस हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे, जी हम फौजी हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे, तो और वो आपको बहुत पसंद है। किस कॉलेज में जाना चाहेंगे, जी हम कैडेट कॉलेज में जाना चाहेंगे। तो ये मेरी बहन, सिर्फ इसके ऊपर एतराज काफी नहीं है, ये भी देखें कि क्या चीजें पैदा की है फौज ने। सबसे पहले अच्छे स्कूल, उसके बाद अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी रहने की जगह अगर फौज ने दे दी है तो उस पर बहुत एतराज है लोगों को। नहीं लोधी साहब, एतराज नहीं, सवाल जहन में उठता है और एक परसेप्शन है जिसका लार्जली आपने शुरू में भी कहा कि एक परसेप्शन है कि शायद पता नहीं बजट का कितना बड़ा हिस्सा जो है वो फौज की मद में या डिफेंस की मद में चला जाता है, और फिर उस पर जो बहस छिड़ती है उस बहस में शायद ये सवाल उठता है कि देखिए ये बात तो बिल्कुल वजह है कि हमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी मैट्रिक्स के लिए
अफवाज की ज़रूरत है और उस अफवाज को मेंटेन करने की भी ज़रूरत है, इसमें कोई इब्हाम नहीं है। लेकिन शायद ये सोच है कि एक डाइकोटमी है, जो एलोकेशंस हैं वो फ़ौज के लिए बहुत हाई हैं, और उसके साथ साथ हमें पता है कि इंडिया में जब आप बहुत दफ़ा लोगों की बात सुनते हैं तो वहाँ पे ये भी नज़र आता है कि इस तरह की मराहत वहाँ नहीं है, शायद इसलिए इस तरह का कमिटमेंट भी नहीं है। जब पूरा मुल्क गुर्बत में हो, मसले में हो, तो फिर सवाल तो उठेगा ना। जेल साहब, इसको हम हल कर लेते हैं ना। कंक्लूडिंग जवाब कहते हैं कि फौज की एलोकेशंस बहुत हाई हैं, तो आप दोनों बैठे हुए मेहरबानी करके मुझे ये बताएं किसके मुकाबले में हाई हैं कंपेयर टू? सर देखिए, ये परसेप्शन है, आप मुझे जरूर काउंटर कर दीजिए। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, फॉर एग्जांपल हेल्थ, फॉर एग्जांपल बजटरी चीजों में तो कोई परसेप्शन नहीं होती। बजटरी चीजों में तो 2 + 2 4 होता है। मतलब सारी दुनिया में रसाले निकलते हैं, वो कंपैरेटिव बैलेंस बताते हैं, वो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है वो अपने हर सिपाही के ऊपर $1300 खर्च करती है, या 13,000 है, मुझे अभी सही फिगर याद नहीं है। और हिंदुस्तानी फौज जिसकी आप इतनी तारीफ कर रही है, वो अपने हर सिपाही के ऊपर इससे डबल खर्चा करती है। एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से डॉक्टर साहब पूछ रही थी। डॉक्टर साहब ये कह रही थी आप एजुकेशन पे कितना खर्च करते हैं, आप हेल्थ पर कितना खर्च करते हैं? देखिए वो 1% और 2% जब फौज की देखें वो देखें उस पर, वो तो मैं उसको ना दिफा करने के लिए इधर बैठा हूं, मैं सिर्फ ये बताने के लिए बैठा हूं कि जितना पैसा आप अपनी फौज को दे रहे हैं, फौज आपको बहुत ज्यादा लुटा रही है। इतनी शाइनिंग फौज, इतनी वेल ट्रेन्ड फौज, इतना अच्छा काम करने वाली फौज, इतने कम पैसे में दुनिया में आप कोई और दिखा दें मुझे। डॉक्टर साहब, मैंने तो इब्तिदा में गुफ्तगू यही शुरू की थी कि ये जो कहा जाता है बाजारी ज़बान में कि फ़ौज पाकिस्तान का पूरा बजट खा देती है, मैंने कंपेयर किया कि हिंदुस्तान में तो $73 बिलियन खर्च करते हैं, पाकिस्तान में तो $8.7 बिलियन कर रहे हैं। मैं तो ये शुरू कर रहा था, बाद में मैंने सोचा कि जनरल साहब को आइंदा बुलाऊंगा तो फिर ज़्यादा आपसे ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू होगी कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है, और इसीलिए मैंने ये अदाद शुमार दिए थे जिसमें हमें कंपेयर किया था कि पाकिस्तान की 10वीं बड़ी फौज जो अफगानिस्तान के महाज पर डटी हुई है, जो भारत पर है, जो तेहरान पर है, तो इससे ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैंने आज ये कहा कि ज़रा सा डिफेंस के बजट के हवाले से गुफ्तगू। लेकिन लोधी साहब का शुक्रिया, उन्होंने आके इतने कंट्रोवर्शियल शुक्रिया लोधी साहब। और ज़रा सा अब सिविलियन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद बकाई हमारे साथ हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद वली खुश आमदीद करता है। डॉक्टर मोहम्मद बकाई मेरे साथ में लगा, और जो मेखा ने रिटायर्ड होने के बावजूद भी आपके खैर हमारा पूरे इस तरह जो एजुकेशन होता है, हम साफ़ी भी इसी तरह होते हैं, तो हमारे लोधी साहब भी कुछ नाराज़ हुए। हमारा कतई मकसद ये नहीं था। वेज देखिए, वो जो फ़ौज का पर्सपेक्टिव है या जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो उन्होंने पुट फॉरवर्ड की। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो परसेप्शन है कि एक जितना एलोकेटेड अमाउंट है फ़ौज के लिए वो शायद ज़्यादा है, उसके बारे में मज़ीद बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात बहुत होती है और इसके पीछे जो हक़ाइक़ हैं वो उस तरह से सामने नहीं आते। किसी जनरल को बैठा के ये बात करेंगे ना, फिर हाँ, नहीं, उनको भी बिठाएं। एक परसेप्शन ये भी है कि अब जनाब इस वक्त नून लीग ने 2008 से 13 तक पील पार्टी रही, फिर नून लीग रही, 10 साल इन्होंने माशाल्लाह पूरी बारियां भी लगी, 5 बजट इन्होंने भी पेश किए। अभी मैंने एक मिसाल आपको दी थी कि जनाब हमने बलूचिस्तान गवर्नमेंट, और ये सबकी मिसाल है। एक ये अजीब बात है कि MNAs MPs को जो आप करोड़ों पे देते हैं उनसे नहीं पूछते कि जनाब आपने कितनी सड़कें बनाई, कितने कोई टॉयलेट बनाए, कुछ क्या बनाए। अच्छा, अब मैं इसीलिए मैंने अभी सलीम मांडवी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक तो उन्होंने ये कहा कि जनाब यानी ब्रेकिंग न्यूज़ दी, गोया कि कंफर्म नहीं किया, न तरदीद हुई किसी से कि IMF जो इजलास हो रहा है और जिसमें हमारा बजट का काफ़ी जो है वो डिपेंड करेंगे हम उनसे, जो एलोकेशन है तो वो हमारे एजेंडे में नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि ज़रा मांडवी वाला साहब से बात करूँ, बड़े उनसे ये पूछूं कि जनाब जो नून लीग या पीपल्स पार्टी ने जो माजी में बजट दिए, अगर आज हम ये कहते हैं कि 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, 2.5 करोड़ बेरोज़गारी है, और तो इन्होंने क्या किया? वैसे आप क्या समझती हैं कि जो नून लीग या ने पंजाब में काम किया या पीपल्स पार्टी ने उस तरह करा? अगर इससे नुकते देखें, देखिए, मैं ये नहीं कहती कि किसी भी हुकूमत ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। ये तो बिल्कुल कोई भी इलेक्टेड हुकूमत जो है
उसकी सर्वाइवल जुड़ी हुई होती है डिलीवरी से। ये बात शायद है कि पंजाब में शायद ज़्यादा काम हुआ, सिंध में कदर कम काम हुआ, या सिंध में जो काम हुआ उसकी उस तरह से तशहीर नहीं हुई, क्योंकि देखिए जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ सिंध में वाकई कुछ बहुत अच्छा काम भी हुआ है। इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध ने बना है वो भी खासा अच्छा है, लेकिन जैसे अभी हम फ़ौज की परसेप्शन की बात कर रहे थे ना, इसी तरह सिंध गवर्नमेंट का बस एक परसेप्शन है कि जी हर चीज़ जो है वो करप्शन की नज़र हो जाती है और कोई काम नहीं होता। मैं वो ब्लैक, इस तरह ब्लैक और वाइट नहीं होता, कोई भी इलेक्टेड हुकूमत हो वो जरूर कुछ ना कुछ डिलीवरी पे काम करती है। चले फिर क्यों ना पहले मांडवी वाला साहब से यही मैंने सवाल किया था कि जो आप लोगों ने बजट पेश किए, जो आप क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप अब तो एक नून लीग पीर पार्टी को देखें माशाल्लाह साथ साथ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब आ रहे थे। अच्छा, ये एक अलग बात है कि जिस तरह आप देख रहे थे कि एक ज़माने में हमारे बिलावल साहब और मरियम बीबी कदम ब कदम पहलू ब पहलू चलते हुए आते थे, वो तक शहबाज साहब नहीं थे। आज मुझे लग रहा है थोड़ी दराड़ है। मुझे नहीं लगता कि नून में से कोई शीन वीन होता है। वैसे चलिए अलग मौजू है, फिर बात करेंगे। जी मानवी साहब, आपका एक तो आपका ये कहना है और अभी तक तरदीद नहीं की गई है कि IMF का जो है उसके बारे में आप कहते हैं कि जनाब उसका जो एजेंडा है उसमें पाकिस्तान का नहीं रखा गया कि उसको हमने बहुत सारी चीज़ों में उनसे पैसे लेने दे जाएंगे। लेकिन सॉरी टू से मांडवी वाला साहब, आप लोगों ने जो अपने अपने बजट पेश किए उसमें आवाम को क्या दिया? अगर मैं जाऊँ कि सॉरी टू से मैं अदाद शुमार में नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी तवील हो जाएगा ये बहस। जी मांडवी वाला साहब। उसमें मुख्तलिफ ये होता है कि हम अवाम को सब्सिडीज देते हैं, हम फार्मर्स को सपोर्ट प्राइस देते हैं, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, हम प्राइसेस को नीचे लाते हैं, उनके मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करते हैं बजट में, हम ऐसे तरीके ऑफर करते हैं लोगों को और लोगों के बेनिफिट में कि आम आदमी को उसका फायदा पहुंचे। अब अगर आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचना बजट में, तो फिर बजट का फायदा क्या? अब आपने कैपिटल गेन्स पे टैक्स कम कर दिया, आपने स्टॉक एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन पे टैक्स कम कर दिया, आपने बिजनेस फ्रेंडली बजट जरूर दिया है, मगर आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है इस बजट में। आम आदमी की रोटी महंगी होगी, आम आदमी का खाना महंगा होगा, आम आदमी की ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, आम आदमी को ये मिला है। जी डॉक्टर साहिबा, मांडवी वाला साहब जो है, हाँ देखिए जब हमने ये दिया अच्छा, यूजुअली और PTI ने कुछ नहीं दिया आम आदमी को, और खुद जो बड़े माशाल्लाह बिजनेस का बड़ा नाम है मांडवी वाला साहब का, इनके भाई का, कहते हैं जी ये तो बिजनेस यानी ताजिर दोस्त अवाम दुश्मन है। देखिए इस वक्त ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन है। अगर आप ओवरऑल बजट पे किसी से भी कमेंट लेना तो लोग कहते हैं वन बैलेंस्ड बजट है, प्रो पीपल है, बिजनेस फ्रेंडली है, और जो हालात और कंस्ट्रेंट्स थे उस हवाले से शायद बेहतर बजट आया है। जब ये क्रिटिसिज्म करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिस्काउंट कर देते हैं ये बात कि कोविड की सिचुएशन है। अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में 7.5 श्रिंकेज है इकोनॉमी का, पाकिस्तान की तो फिर भी पॉजिटिव ग्रोथ है। अगर बेरोजगार तो हुए 2 कहते हैं 2,60,00,000 जो थे गरीबों में इजाफा हुआ, बिल्कुल बेरोजगारी भी हुई है, गुर्बत में इजाफा भी हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ मुनाफा क्यों बढ़ा बैंकों का, सीमेंट क्यों ज्यादा, गाड़ियां सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, अक्रॉस द बोर्ड हुआ है। अमेरिकन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसी कंट्री को सब्सिडाइज करना पड़ा, वहाँ पे लोगों के बैंकों में हुकूमत ने पहली दफ़ा पैसे दिए और लंबी लंबी लाइनें थी खाने के लिए। ये मैं आपसे अमेरिका की बात कर रही हूँ, किसी गरीब मुल्क की बात नहीं कर रही। तो जो कोविड ने हिट किया वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराडाइम है, और मैं समझती हूँ कि आप ज़रूर, मैं PTI की ना सपोर्टर हूँ ना मैं उनके साथ हूँ, लेकिन आप इतना तो माने कि एहसास प्रोग्राम आया, डिस्ट्रीब्यूशंस हुई, वैक्सीनेशन अच्छी तरह लग रही है, कोविड मैनेज अच्छी तरह हुई, और वहाँ पर मेरे ख्याल है ये
ये पीटीआई का बेहतर फेस है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और इनिशियली तो सिंध गवर्नमेंट थी जिसने कोविड को बहुत अच्छे से लेके चली थी और फेडरल गवर्नमेंट ने उनसे क्लू लिया था। अब इस वक्त ये है, अभी मेरा कम से कम ये ख्याल है कि अपोजिशन के हाथ में एक ही चीज़ थी और वो थी महंगाई, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में कमी, पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस वगैरह वगैरह। इस बजट ने इन सम वेज उनके हाथ से वो नैरेटिव छीन लिया है और इसलिए आपको लगता है कि ऑपोजिशन बिल्कुल यूनाइट हुई है। जो किचन का अगर आज ये हुकूमत वक्त होते तो जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं उसके तहत आप मुझे बताइए ये बजट कोई दे पाते, और अगर दे पाते तो क्यों नहीं शैडो बजट लाए? पूरी दुनिया में कोई ऑपोजिशन एक शैडो बजट लाती है ना, जी आपने ये किया हम इससे बेहतर करते। कोई शैडो बजट नहीं लाया है, बात बनाए बात है। पैरेलल बजट लाते, शैडो बजट लाते, बताते हम ये कर सकते हैं तो हम जरूर उनकी बात सुनते। मैं इसको आगे भी बढ़ाना चाह रहा था और खासतौर पर ये कि कहा जाता है कि कम से कम किचन जो है उसमें 10% बढ़ा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, ट्रांसपोर्टेशन है उसमें 10 to 15% बढ़ा है। और इन मुश्किल हालात में भी 10% बढ़ाए हैं तनख्वाहें इन्फ्लेशन से रिलेट कर। मैं समझती हूँ तनख्वाहें बढ़ाना इस वक्त हुकूमत के लिए मुश्किल काम है। पेंशन्स भी बढ़ाई हैं, लेकिन ये जो कम से कम जो 20,000 तनख्वाह कह रही है वो 10,000 तो दिलवा दे, 20,000 को नहीं, 20,000 कम से कम तनख्वाह पहले से बढ़ी। जो बात हो रही है ना, फॉर एग्जांपल बिलावल भुट्टो साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा 25% हम बढ़ाएंगे। आप मुझे बताइए 25% तनख्वाहें बढ़ाने की सस्टेनेबिलिटी क्या है? ये बिल्कुल वही तरीक़ाकार है जो मिफ्ता इस्माइल जाते जाते ना सब टैक्सेस वाइप ऑफ कर गए थे और PMLN की हुकूमत ने कर्जों की किस्त नहीं दी थी, डेफर कर दिया था, वो सब हुकूमत वक्त को उठाना पड़ा। सिंध असेंबली का कल बजट आ रहा है, उसमें भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब ने भी आज बजट पेश किया है और हस्बे रिवायत बड़ी शोर हुआ। चौधरी हमारे साहब जो थे वो स्पीकर की असेंबली में भी थे, बैठे थे। और देखें ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर पंजाब असेंबली चलेंगे अपने नुमाइंदे के बाद कि वहाँ क्या हुआ। हमारे साथ रहिएगा। जी डॉक्टर साहब, तो मैं ख्याल रहा पंजाब यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का बजट है और वहाँ मियाँ शोएब अहमद हैं। तो मियाँ साहब, आज तो हस्बे रवायत वही बड़ा हंगामा रहा, शोर शगब होता रहा और उससे भी ज़्यादा ये बात आई है कि कोई नून लीग के कुछ MPA 7, 8, 9, 11 उनसे मुलाकात की है। बाद में देख रहा था बुज़दार साहब को भी आपके मीडिया लोगों ने घेर लिया था, हमदा साहब भी गिरजे चमके। तो आज का कैसा रहा? वैसे ही जैसे पास्ट के बजट होते थे मियाँ साहब? जी बिल्कुल बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया। आज जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब का जो माली साल 2021 और 22 का जो तब्दीली सरकार की जानब से जो बुज़दार हुकूमत है उसकी जानब से तीसरे साल का जो चौथा बजट आज पेश किया गया वज़ीर ख़जाना की जानब से। आज जो 2653 अरब का जो बजट है वो पंजाब असम्बली में उसमें पेश किया गया। जो चीज़ें हमें कुछ अच्छी भी देखने में मिली, एक तो सबसे अच्छा ये था कि नई जो बिल्डिंग थी उसमें अरकान पहुँचे, लेकिन कुछ हमें जो नेगेटिव चीज़ें भी बरेलवी साहब हमें देखने को मिली कि वो ये था कि हस्बे रवायत जो अरकान की दिलचस्पी, वुज़रा की दिलचस्पी, अदम दिलचस्पी के बायस जो इजलास है वो आज भी तकरीबन 2.5 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ, क्योंकि बजट सेशन था, बजट इजलास था, वुज़रा भी लेट से पहुँचे। जबकि ये भी चीज़ आज हमें देखने में मिली कि जो सूबाई वज़ीर ख़जाना है वो तकरीबन 1 घंटे के बाद असम्बली हॉल के अंदर आए, ऐवान में आए। उन्होंने देखा कि अभी तो जो कोरम पूरा नहीं हुआ। एक बात आपने सब कुछ बता दिया। पहले एक बात ये बात है, आज मैं पढ़ रहा था कहीं सिंध वाली डॉक्टर साहिबा कहते हैं साई सरकार ये तो हमारे रिपोर्टर इस्तेमाल करते हैं तब्दीली सरकार, ये सुनने वाले के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है और एक समझिए एक आम लिंगुआ में वो चीजें मशहूर भी हो जाती है। छेड़ने के लिए कहते हैं तब्दीली सरकार, ये प्रोवोकेटिव है, सुनने में अच्छा लगता है, तो ये जर्नलिस्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ बेबी शेर साहब, ये जो आप जो कह रहे थे तब्दीली सरकार, तो ये यानी लाइटर वे में कह रहे थे, छेड़ने के लिए उनको कह रहे थे और वाकई कुछ तब्दीली सरकार तब्दीली नहीं लाई इसलिए कह रहे थे, ये क्या बात है?
नहीं बरेलवी साहब, मैंने ये छेड़ने के लिए बात बिल्कुल नहीं की, क्योंकि जब इजलास ख़त्म हुआ तो मेरी अरकान जो PTI हैं, जिसमें फरदौस अवान से भी बात हुई, क्योंकि अवाम ने खसूसियाँ वज़ीर आला की, वज़ीर आला से भी जो गैर रस्मी मेरी बात हुई, उनसे मैंने सवाल किया कि ये बजट जो है किस कदर आवाम के लिए मुफीद साबित होगा, क्योंकि जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो सिर्फ 10% इजाफा किया गया है और हमें कोई दीगर ऐसी चीज़ें भी नहीं बजट में हमें देखने में मिल रही जिसमें जो महंगाई है वो कम होगी, शहरी जो अच्छा, आज जैसे शोएब आज जो है वो शोएब आपके बजट से ज्यादा अभी तक डॉक्टर फिरदौस आशिक अहवान के थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही है, तो आज डॉक्टर साहिबा मौजूद थी वहाँ पर पंजाब असेंबली में? जी बिल्कुल बरेलवी साहब, डॉक्टर फरदौस आशिक अहवान साहबा वहाँ मौजूद थी, बल्कि मैंने उनसे ये सवाल किया उनसे कि जो आप एक दबंग हैं, क्योंकि आपके जो पंच है वो बड़े मशहूर हैं, क्या बजट में कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा ये महंगाई को आपके पंच की तरह जो बजट है वो ये तोड़ेगा? तो उसने कहा ये बिल्कुल तोड़ेगा, एक तब्दीली आपको नजर आएगी। तो मैंने इस तनाजर में जो तब्दीली सरकार का लफ्ज बोला था, मियां शोएब हमसे ज़्यादा तफसील से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब ये आजकल चैनल में क्या हो रहा है, ये जो मैंने कहा ना बजट से ज़्यादा थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही है? तो मेरे ख्याल है पहले पार्लियामेंट की ज़बान ख़राब हुई और फिर मीडिया में ज़बान ख़राब हुई। थोड़ा इसका हिस्सा PTI का भी है, शुरुआत वहाँ से हुई और बजाय उसके कि दूसरे लोग उसको शन करते। आपने भी मेज़बानी की है, मैंने भी की है। होस्ट कितना जिम्मेदार होता है? जिम्मेदार कौन होता है? मुजाहिद हम और आप ओल्ड स्कूल हैं, ठीक है, और हम रेटिंग्स के पीछे ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए। नहीं, हम रेटिंग्स के पीछे उस तरह से नहीं भागते और शायद हद अदब मलहूज रखते हैं, कुछ हमारी ग्रूमिंग ऐसी है। लेकिन देखिए इस वक्त रेटिंग जो है वो इसी हंगामे की आती है। नहीं, क्या मालिकान कहते हैं करो क्या? नहीं, मालिकान नहीं कहते, मतलब एंकर्स की अपनी भी एक थ्रस्ट होता है ना कि जी रेटिंग लानी है, और शुरुआत तो वैसे आपने की थी मुजाहिद इस चीज की। मैंने ये नहीं करा था। आपका कौन सा प्रोग्राम था? गिलास नहीं चले थे नहीं, लेकिन ये जो पिच करने की शुरुआत है, क्योंकि मैं तो आपके साथ बहुत होता था ना, हाथ बस वो एस्केलेट हो गया। लेकिन अगर हम बजट के हवाले से बात करें ना, दो बातें उन्होंने बहुत अहम बताई। एक तो बजट इतनी अहम चीज़ है, इसके बावजूद पार्लियामान की अदम दिलचस्पी थी। एक हमारे यहाँ ये वतीरा हो गया, कोरम्स पूरे नहीं होते वगैरह वगैरह। और दूसरी अहम बात ये कि हम इसलिए नहीं आके बजट सुनने नहीं आते, ऑपोजिशन शोर मचाने आती है, सुनने के बाद शोर मचाए ना, वो तो चाहते हैं कि बजट की तकरीर भी ना हो पाए। ठीक है डॉक्टर हुमा बकाई, मुझे कहा जा रहा है कि कैमरे के पीछे से कि हम गुफ्तगू समेटें, और कल हमारे सिंध असम्बली का, मैं ये नहीं कहूँगा साईं सरकार का बजट होगा कि बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गोलाबारी की है उनके कई हवालों से। शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई। मुजाहिद वली को GTV से इजाज़त दीजिए।